रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो गया है। बता दें कि उन्होंने कहा है देखो मार दो। खमेनी के प्रतिनिधि ने भी कहा है बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और होर्मुज़ डब्ल्यू मध्य को बंद करो। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललित चमोला रिटायर कर्नल है। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। पहले लग रहा था कि आपको और आपके दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी आपने खुद ही बता दिया कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की ये जो लड़ाई हो रही है उसमें सीधी तरह से आ गया है। अब ये देखिए, ये एंटिसिपेट तो जरूर किया जा रहा था। नेतन्याहू बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका सीधा इस जंग में आए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो हथियार, वो जहाज नहीं है जो फोर्दो की जो इनकी प्रोसेसिंग या जो एनरिचमेंट यूनिट है यूरेनियम की, जो वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकते हैं, वो उस तक पहुंच सके। अब ये देखिए कि जो हमले हुए हैं वो दो जगह से हुए हैं। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि B-52 जो B-2 बॉम्बर्स हैं, जो स्टेल्थ हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज माने जाते हैं, जो स्पेशल तरीके के जो गुआम से उड़े, और उन लोगों ने शायद हिंद महासागर का या पैसिफिक ओशन से उड़ते हुए हिंद महासागर का इस्तेमाल करते हुए यूएई या ओमान के ऊपर ओवरफ्लाई करके 3 साइट्स को अपना निशाना बनाया। 2 साइट्स जो इस्फान की साइट है, नतांज की साइट्स हैं, इनको टॉम हॉक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। 30 टॉम हॉक मिसाइलें फायर हुई हैं जिसका रेंज 400 से 500 किलोमीटर होता है। बिल्कुल। अब देखिए कि क्यों कराया गया है। ये जो 3 यूनिट्स हैं, अब देखिए इस्फान वो जो यूनिट है, जगह है जहां पर यूरेनियम 238 और यूरेनियम 239 की माइनिंग की जाती है। वहां से ये यूरेनियम ले जाया जाता है नतांज में, जहां पर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और उसके बाद इसको ले जाता है फोर्दो में, जहां पर एनरिचमेंट किया जाता है। अब जो फोर्दो की जो साइट है वो पहाड़ों के नीचे है। कोई लोग कहते हैं ये लगभग 300 फीट नीचे है, कोई 200 मीटर बोलते हैं। अब इतने बड़े बॉम्बर्स या इतने बड़े हथियार किसी देश के पास नहीं है। तो अमेरिका के जो B-52 बॉम्बर्स हैं, जो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये बॉम्ब्स लेकर के आए हैं। ये बॉम्ब की कैपेसिटी क्या होती है? ये 3 स्टेजेस में काम करता है। पहली स्टेज में ऊपर की सतह से छेद किया जाता है, जो कम से कम 20 से 30 फीट नीचे आके दूसरी स्टेज को फाड़ती है, और फिर 50 से 60 और फीट नीचे जाकर के तीसरी या चौथी स्टेज को फाड़ा जाता है, जिससे कि नीचे से ऊपर की तरफ ब्लास्ट होता है। अब कितना नुकसान हुआ है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन देखिए ये एंटिसिपेट किया जा रहा था, और ये पॉसिबिलिटी है कि जो सेंट्रीफ्यूज यूनिट है जो एनरिचमेंट करती है यूरेनियम का, और साथ ही साथ जो यूरेनियम का जो उन्होंने 60% यूरेनियम को एनरिच कर लिया था, वो शायद ईरान ऑलरेडी शिफ्ट करके किसी और जगह ले जा चुका है। हाँ, ये वेपन ग्रेड नहीं है, पर एक डर्टी बॉम्ब जरूर बना सकता है। अब आप रेस्पॉन्स देखिए इजराइल का। इजराइल के ऊपर जो बमबारी हुई है, टेल अवीव जो उनकी राजधानी है और जो पोर्ट है उनका हाइफा का, इसके ऊपर 27 मिसाइलें एक साथ फायर की गई हैं। भारी तबाही नोटिस की जा रही है टेल अवीव और जो इस टाइप हाइफा का पोर्ट है। क्या ईरान अमेरिका के इंटरेस्ट को हार्म करेगा या नुकसान पहुंचाएगा? मेरा यह मानना है कि अमेरिका के इंटरेस्ट इस टाइम पर खाड़ी देशों में, यूएई, बहरीन, कटार, सऊदी अरेबिया, इन जगहों पर हैं, जो OIC देश है। हाँ जी, जो खाड़ी के देश हैं। यदि ईरान ने इनके ऊपर, उसकी काबिलियत है, वो मिसाइलें ड्रोन से, क्योंकि ये सब इलाके 100 से 200 300 किलोमीटर के अंदर पड़ते हैं,
वो 400 से 500 किलोमीटर तक ड्रोन से अच्छी तरह अटैक कर सकता है और उसके बाद ड्रोन बनाने की कैपेसिटी है। यदि उसने ये किया तो शायद खाड़ी के देश ही उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो शायद ये नहीं चाहेगा। पर क्या आपको लगता है कि जहां अमेरिका जो इजराइल का साथ दे रहा है, तो वही दूसरी तरफ जो ईरान ओआईसी देशों में आता है, वहां से कोई उसका साथ देगा? कोई ऐसा इस्लामिक देश निकल के आएगा जो ईरान का साथ देगा, कहेगा हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? देखिए, यदि आपने अभी देखा हो, खाड़ी के देश खुल करके ईरान के साथ नहीं आए हैं। बिल्कुल। इजराइल के का उन्होंने खंडन जरूर किया है, लेकिन साथ कोई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, अभी सऊदी अरेबिया की एक डील हुई है। सऊदी अरेबिया लीडरशिप चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड की, टर्की भी यही कोशिश कर रहा है, और दुनिया के अंदर इस टाइम पे 8 से 10 करोड़, टोटल मिला के 22 करोड़ शिया लोग हैं पूरी दुनिया में। 8 से 9 करोड़ जो है सिर्फ ईरान में रहते हैं। यदि कल जिस तरह इजराइल के लिए बहुत सारे ज्यूज आने के लिए तैयार थे, क्या ये शिया यदि जगह जगहों पे खड़े हो गए और डायरेक्ट अटैक ना हो, कल इन्होंने हॉस्टेज इशू को खड़ा कर दिया, या इन लोगों ने वहां पर टेररिस्ट एक्ट करने शुरू कर दिए, तो शायद अमेरिका के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। ईरान भी शायद नहीं चाहेगा कि डायरेक्टली, लेकिन देखिए देश पूरी दुनिया के लिए परेशानी खाड़ी है। जी बिल्कुल। यदि इस पर्टिकुलर शतल अरब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइनिंग कर दी गई, यदि यहां पर माइनिंग हुई, यहां पर यदि आवाजाही शिपिंग की रुक गई, तो पूरी दुनिया को असर पड़ेगा। और हम भी उसमें से एक है, हमारा देश भी एक है, क्योंकि हम भी खाड़ी देशों से जो है बहुत सारी गैस, तेल शायद कम लेकिन गैस बहुत सारी लेते हैं। तो ये युद्ध आगे ना बढ़े, ये सबके उसमें है। लेकिन जहां तक मैं ईरानी साइड को जानता हूं, ईरान को जानता हूं, ये ध्यान रखिए कि ईरान में शिया हैं, करबला की लड़ाई उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। ये सब के सब लोग जो हैं अभी भी जब ताजिए निकालते हैं तो ये बार बार ये कहते हैं हमारे लिए शहादत कोई बड़ी बात नहीं है। देश और धर्म के लिए मरना, और स्पेशली धर्म के लिए मरना, कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये एक खतरनाक मोड़ ले सकता है, और खाड़ी को तो बांटेगा ही, लेकिन अगर लंबा चला और अमेरिका के अंदर यदि बॉडी बैग्स वापस जाएंगे अमेरिकन सोल्जर्स के, तो जो तख्ता पलट की कोशिश या रिजीम चेंज की कोशिश ईरान में की जा रही है, ऐसा ना हो कि इसी रिजीम चेंज की जो है आवाजें नेतन्याहू के खिलाफ और अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भी उठने लग जाएं, क्योंकि वियतनाम हम पर सर एक सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि इजराइल जहां गाजा पे भी लगातार हमला कर रहा था और वहां पे भी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया है अभी तक, ईरान जो कि इजराइल से भी कई गुना बड़ा देश है और जनसंख्या भी मान लीजिए कि 10 गुनी बड़ी है, ऐसे में एक चुनौती इजराइल के सामने, और हालांकि अमेरिका भी उसके साथ है अभी, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में पूरी तरीके से कब्जा हो पाएगा या ये पूरा का पूरा संघर्ष व्यर्थ जाएगा? छोटे से में जल्दी से जवाब। अभी तक हमने सिर्फ संघर्ष एक तरीके से देखा है, वो है हवाई हमले। दुनिया में कोई भी विक्ट्री हवाई जहाजों से या एयर अटैक से नहीं हो सकती। बूट्स ऑन द ग्राउंड, या आपको यदि फैसिलिटीज को पूरी तरह बर्बाद करना है, कब्जे में लेना है, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। ईरान के पास 6 लाख सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सैनिक 1 लाख से करीब है, जो ऑलरेडी जॉर्डन में, सीरिया में और बाकी जगहों के ऊपर इन्वॉल्व हैं। तो देखिए, इजराइल के लिए भी लड़ाई आसान नहीं है, और अमेरिका किसी हालत में नहीं चाहेगा कि वो अपने सैनिकों को जमीन पे उतारे। अगर आप जमीन पे नहीं उतारते हो तो कब्जा नहीं हो सकता। कब आप जमीन पे नहीं उतारोगे लोगों को, तो तब तक आप फोर्डो जैसी फैसिलिटी को रोक नहीं पाओगे। तो इसलिए ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये लड़ाई लंबी चले और अमेरिका इसमें इस तरह तक इन्वॉल्व हो जाए जैसे कि वो इराक में या अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो गया था, जहां पर उसको अपने सैनिक उतारने पड़ रहे थे, नेटो के कंट्रीज भी उसमें शामिल हो गए थे। ये देश सारी दुनिया के लिए और इजराइल के लिए भी अच्छा नहीं होगा। पर ये किस तरीके से जायज है जो अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए,
मुझको नहीं लगता कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा। क्योंकि देखिए, दूसरे विश्व युद्ध का समापन ही एटॉमिक बॉम्ब से हुआ था, जबकि एक ही कंट्री के पास एक एटम बॉम्ब था। कितनी तबाही हुई थी उस एटम बॉम्ब से। आज बहुत सारे देश हैं, हम नहीं चाहते कि मानवता का अश्र वो हो जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। तो इसलिए तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए प्रयत्न जरूर हैं। ये नहीं जाएगा उस तरफ, लेकिन ये नुकसान की तरफ जा रहा है, पूरी ह्यूमैनिटी को पीछे की तरफ लेकर के जा रहा है, और इसको रोका जाना चाहिए। हाँ, अमेरिका का ये कहना या इजराइल का ये कहना कि आप न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते। देखिए, ईरान ने कब बोला है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं? कोई जरूर बोलता है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं अपनी पीसफुल यूजर्स के लिए। क्या अमेरिका नहीं कर रहा है? क्या इजराइल नहीं कर रहा है? क्या साउथ अफ्रीका नहीं कर रहा है? क्या ब्राजील नहीं कर रहा है? कनाडा नहीं कर रहा है? जापान नहीं कर रहा है? कर रहे हैं। सारे देश अपने स्तर पे पूरी कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन इस तरीके से हमला कितना जायज है, कितना नहीं जायज है, वो लगातार हम सबको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।